Good morning, student. Myself Kulev Singh, as a physical education teacher, विश्वास नव शारदा पब्लिक स्कूल हुन्ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो आपको पता ही है, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है उसके अंदर हम आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। प्लस 2 क्लास के लिए हमारा फिजिकल एजुकेशन में प्लस 2 क्लास के लिए जो हमारा थर्ड लेसन है कि योग, जो हमारा थर्ड लेसन है योग हमारा कि योग होता क्या है और इसकी शुरुआत वगैरह कैसे हुई। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। टॉपिक है टुडे है कि योग क्या है, क्या होता है योग। तो देखिए कि योग का इतिहास बहुत पुराना है। योग कब से प्रारंभ हुआ इसके बारे में एक मत से कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें अभी कुछ कह नहीं सकते कि योग कब प्रारंभ हुआ, किस तिथि को हुआ, इसकी कोई भी तिथि नहीं थी, इसका अभी तक पता ही नहीं चला भी कब शुरू हुआ। तो लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि योग भारतवर्ष की ही देन है, कि जो योग है वो भारतवर्ष की ही देन है, भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। जो परिणाम इसकी उत्पत्ति के बारे में अभी तक मिले हैं उसके अनुसार योग का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जुड़ा है, कि जो सिंधु घाटी है उसके साथ में योग का इतिहास जुड़ा हुआ है, जो लगभग 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। उस समय की व्यक्ति योग अवश्य करते थे। योग के इतिहास के बारे में हमें गौण स्रोतों पर ही निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि जिस भाषा का सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रयोग होता था उसमें हम आज भी अनभिज्ञ हैं, आज भी उसका हमें अज्ञान है। आज तक हमें पता नहीं चला भी जो भी सिंधु घाटी के अंदर जो भी भाषा का प्रयोग किया गया था अभी तक उनसे हम अनजान हैं। कि क्योंकि जिस भाषा का सिंधु घाटी में प्रयोग किया था जाने अतः केवल मूर्तियों के आसनों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय प्रयोग होता था, कि उस भाषा से हम अनजान थे। तो जो चित्रों के माध्यम से जो भी सिंधु घाटी के अंदर चित्र वगैरह लगाए गए थे उसके आसनों से हम यह याद कर सकते थे कि जो योग है वह सिंधु घाटी की एक देन है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक देन है। उन चित्रों के माध्यम से हम पता लगा सकते थे, वहां की जो भाषाएं वगैरह थी उनसे हम पता नहीं लगा सकते थे कि योग कब से शुरू हुआ, कब था, कब कैसा है, क्या होता है योग। तो यह भी हो सकता है कि योग सभ्यता से पुराना हो। वेद है, जो उपनिषद है, रामायण है, महाभारत में भी योग क्रियाओं का वर्णन किया गया है। जो भी हमारी रामायण है, महाभारत है, वेद है, उनके अंदर भी योग की क्रियाएं, जो भी क्रियाएं होती है योग की, सभी का उनके अंदर वर्णन किया गया है कि योग किस प्रकार होता है। लेकिन पतंजलि के योग सूत्र में योग का शास्त्रीय वर्णन होता है, जो वर्ष लगभग 147 ईसा पूर्व में लिखा गया था, कि पतंजलि के समय योग शास्त्र काफी विकसित हो चुका था। इसके बाद कबीर, सूरदास, तुलसीदास जी ने अपनी अपनी रचनाओं में योग का वर्णन किया है। जो भी हमारे कबीरदास थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे, उन्होंने अपनी अपनी कविताओं में, अपनी अपनी रचनाओं में योग का अलग अलग से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार योग क्या होता है, कैसे होता है। योग आज के दौर में भारत की संस्कृति का मुख्य अंग है, कि जो योग है वो हमारी भारत की संस्कृति का मुख्य अंग है। कि योग की शुरुआत जैसे बोला जाता है कि योग बहुत पुराना है, इसका कोई डेट नहीं है। तो जो हमारा पूरा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी थे 21 जून को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर संयुक्त सभा बुलाई गई और जो योग दिवस है उसको मनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और जो हमारा योग दिवस है 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस, पूरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माना जाता है। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून। तो जो भी है कि 21 जून को पूरा भारत, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय, पूरा वर्ल्ड योग दिवस के रूप में मनाता है। तो योग हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जो भी योगा के द्वारा आसन वगैरह करवाए जाते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद में होता है कि योग का अर्थ क्या है, कि जो योग है इसका क्या अर्थ है। योग जो है हमारी
संस्कृत भाषा के यूज शब्द से लिया गया है। यूज जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलना, आपस में जोड़ना, प्लस करना, प्लस का निशान। जैसे यूज का अर्थ है कि एक आपस में एक दूसरे को जोड़ना। कि संस्कृत भाषा लिया गया है जिसका अर्थ है मिलना, संयोग, जिसमें एक व्यक्ति को आत्मा का परम तथा दिव्य आत्मा से मिलन का संबंध है। यह मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान है। यह भी बोला गया है कि मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान ही योग है। तो जीवन का परमात्मा से एकीकरण या जीवन का परमात्मा से मिलना योग कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि जीवन का आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। जीवात्मा का परमात्मा से मिलना या एकीकरण करना योग कहलाता है। इसका अर्थ मानव के शारीरिक, मानसिक, भौतिक व आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी है। योग के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए कुछ परिभाषाएं दी गई है, कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। सबसे पहले आती है पतंजलि के अनुसार। पतंजलि के अनुसार एक परिभाषा है कि योग चित्रवृत्ति निरोध है। कि जो योग है वह है चित्रवृत्तिक निरोध है, इसे कोई भी रोग वगैरह नहीं लग सकते। उसके बाद में एक और परिभाषा दी गई है कि वेद व्यास के अनुसार कि योग समाधि है। कि योग एक क्या है, समाधि है। जो परिभाषाएं दी गई है उसके अंदर हम किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते। योग क्या है, एक समाधि है, वेद व्यास ने बोला है। उसके बाद में आगम के अनुसार एक परिभाषा दी है कि शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। जो शिव और शक्ति है उसके बारे में ज्ञान अर्जित करवाना ही योग है। और एक भारतीय कृष्ण तीर्थार्थ ने भी परिभाषा दी है कि भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। भगवान से व्यक्ति की एकता रखना ही योग है। तो कुछ विद्वानों ने ये परिभाषा दी है, तो आपने कोई भी दो परिभाषाएं इनमें से करनी है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा कि योग का महत्व क्या हमारे जीवन में। कि जो योग है इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। कि शारीरिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता, रोगों से बचाव, मानसिक तनाव, को कम करना। नंबर 4 है शरीर को सुंदर बनाना। शरीर के आसन को ठीक करना, शरीर के आसन को ठीक करना। और 6 है बचत में वृद्धि करना, मोटापा कम करना। तो हमारे जो इसका महत्व है, देखिए कि आधुनिक युग में मानसिक दबाव, तनाव व चिंताओं का युग है। आज का जो हमारा युग चला हुआ इसके अंदर क्या है, हद से ज्यादा हमारे ऊपर तनाव है, मानसिक दबाव है, हर व्यक्ति की चिंताएं हैं। और हर व्यक्ति इस भागदौड़ दुनिया में कोई भी किसी भी प्रकार का उसके पास में समय नहीं है। वह इतना व्यस्त है इस युग के अंदर, बस कुछ ना, हर उसके पास में 1 मिनट भी नहीं है किसी के साथ में बातचीत करने के लिए। इतना व्यस्त है आज के युग में कि इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बल्कि वह एक
सार्वभौमिक सत्य है। आज का व्यक्ति खुशियों से भरपूर जीवन नहीं जी सकता, वह खुशियों से भरपूर जीवन नहीं जी सकता। मनुष्य भौतिकवाद में विश्वास कर रहा है। इसी कारण व्यक्ति धन लोलुपता का शिकार हो चुका है। व्यक्ति के लिए आज धन ही माता है, पिता है, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो धन ही भगवान है। उसके लिए अब माता पिता कुछ नहीं है, जो धन है वही उसके माता पिता भगवान सब कुछ आज का जो जीवन है उसके अंदर व्यक्ति है। और बोला गया है कि स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया, और धन गया तो कुछ नहीं गया। तो जो अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर हमारा स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन के उपहार भंडार हैं जो भ्रष्टाचार के द्वारा भरे गए हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग और चिंताग्रस्त हैं। जो जिसके पास में भी आज ज्यादा धन है उनको नींद नहीं आती। टेबलेट वगैरह आज के जो व्यक्ति हैं क्या हो चुके हैं, टेबलेट वगैरह गोलियों के आदी हो चुके हैं। सोने के लिए उनको टेबलेट चाहिए, उठने के लिए टेबलेट चाहिए, चलने के लिए टेबलेट चाहिए। हर प्रकार का जो भी व्यक्ति है वह टेबलेट का आदी हो चुका है। हर जो भी परिवार है कोई भी, हर घर के अंदर एक दो व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जिसकी डेली टेबलेट वगैरह दवाइयाँ वगैरह चलती हो। तो अगर आप योग अपनाओगे तो इन बीमारियों से दूर हो जाओगे। तो किनबर्ड ने बोला है कि यह बताना बड़ा कठिन है कि क्या चीज है, वह क्या चीज है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी एवं धन दोनों असफल हो चुके हैं। कि किनबर्ड ने बताया है कि किनबर्ड ने कि वह बताना बहुत कठिन है कि वह क्या चीज है जो खुशी लाती है। बताना अब कठिन हो गया है कि ऐसी कौन सी चीज है जो खुशी लाती है। कि क्योंकि गरीबी व धन दोनों असफल हो चुके हैं, कि गरीबी भी और धन दोनों ही असफल हो चुके हैं। बीमारी के आगे ये कुछ काम नहीं आते। तो प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में है। मनुष्य के पास खाली समय व अवकाश के बारे में सोचने का समय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु की समय सीमाएं और मनुष्य उसके पीछे दौड़ रहा है। इससे वह शारीरिक रूप से थक जाता है तथा मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है। शारीरिक थकावट, मानसिक तनाव, दबाव से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कुछ साधन निर्मित कर लिए गए हैं। यह चैन, संतुष्टि, स्थिरता प्राप्त करने के लिए पार्टियों में जाता है तथा शराब का सहारा लेता है, लेकिन शांति व स्थिरता प्राप्ति की बजाय वह अधिक दबाव, तनाव व थकावट लेकर आता है। क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जिसको चिंताएं है, तनाव है, वह क्या करते हैं, वह शराब वगैरह का सहारा लेते हैं और उनके शरीर में थकावट आना आम बात हो जाती है। इसके बाद में यह बताया गया कि ऐसे व्यक्तियों की वे समस्याएं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। इसी परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। तो उसके बाद में कि जो हमारे योग का महत्व है उसको ऐसे दर्शाया गया है कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारी शारीरिक शुद्धता। कि हमारा जो योग है उसके लिए हमारी शारीरिक शुद्धता होना बहुत आवश्यक है। योग के द्वारा व्यक्ति के शरीर की सफाई हो जाती है। कि योग करने से हमारे अंदर की जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है या डाइजेशन सिस्टम है, जिसको पाचन संस्थान बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सारी की सारी योग करने से हमारी जो भी अंदर की सफाई है वह अच्छे तरीके से हो जाती है। व्यक्ति के शरीर को आंतरिक सफाई का कार्य योग के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। मूल रूप से हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, वात, पीत और कफ, जिसको रस बोला जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर है। ये हर प्रकार के हमारे जो भी एक्स्ट्रा अपवाद हैं, जो भी हमारे अंदर एक्स्ट्रा अपवाद है, उनको ये सफाई के तौर पर बाहर निकाल देते हैं। इन तीनों का संतुलन ठीक रहता है तो व्यक्ति का शरीर बीमारियों से रहित वह स्वच्छ रहता है। अगर ये तीनों का मिलन एक हो जाता है, संतुलन बन जाता है तीनों का, हमारे शरीर के अंदर वात, पीत और कफ यानी रस है, तो हमारा शरीर बिल्कुल निरोगी काया महसूस करता है। कुछ क्रियाएं होती है योगिक क्रियाएं कुछ है जिससे हमारे शरीर को हम साफ कर सकते हैं। कि नैतिक क्रिया, धोती क्रिया। नैतिक क्रिया है नाक के द्वारा हम जो भी तार वगैरह होती है उसको लेके हम नाक की सफाई कर सकते हैं। धोती क्रिया होती है हमारे अंदर जो भी गंदगी जमी हुई है वो एक धोती कपड़ा लेकर उसको पूरा अंदर डाल देते हैं और उसको फिर राम से बाहर निकालते हैं। जो भी उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उस धोती के साथ में चिपक जाते हैं और हमारा
अंदर की जो श्वास नली वगैरह है, भोजन नली है, वो है साफ हो जाती है। नीली नौली क्रिया, बस्ती, कपालभाति, त्राटक आदि क्रियाएं हमारे शरीर को आंतरिक सफाई कर सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हमारा रोगों से बचाव, कि आप योग है वह एक रोगों से भी हमें हमारी सुरक्षा करता है। कि ऐसे अनेक रोग होते हैं जो व्यक्ति के सरल क्रियाकलापों को करने में प्राय अवरोध उत्पन्न करते हैं। योग अनेक रोगों से केवल बचाव ही नहीं करता अपितु उन रोगों का उपचार भी करता है। यौगिक व्यायाम व्यक्ति की रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाता है। यदि एक व्यक्ति नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करता है तो वह प्राय बीमारियों का शिकार नहीं होता। इसका कहने का मतलब यह है कि जो योग है वह हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है। अगर आप नियमित योग करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैलेगी। कुछ बीमारियां होती हैं, अगर योग करोगे आप तो वह दूर हो जाती है। हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी अच्छा करती है और हमारे पाचन संस्थान को बड़ा अच्छा बनाती है। योग क्रियाएं, जो भी हमारी योग क्रियाएं हैं या योग आसन है, उनको हमें डेली नियमित रूप से करना चाहिए। उसके बाद में आता है नंबर 3 पे कि मानसिक तनाव को कम करना। कि योग है, अगर हम योग के अंदर आसन करते हैं, जो हमारे ऊपर दबाव है, हमारा तनाव है, चिंताएं हमारे अंदर, वह सभी योग करने से दूर हो जाती हैं। कि योग तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अधिकतर व्यक्ति तनाव व दबाव में रहते हैं, उन्हें कहीं पर शांति नहीं मिलती। इस आधुनिक जीवन में अशांत व चिंतित यानी महसूस करते हैं। वे ऐसे सोचते हैं कि धन उनके जीवन में खुशियां व शांति ला सकता है, लेकिन यह धन उनके लिए अधिक तनाव व दबाव लाता है। प्रत्याहार धारणा व ध्यान मानसिक शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कि इसका कहने का यह है कि मानसिक तनाव, कि धन है आपके पास में बहुत सारा, तो आपको चिंता रहती है कि कभी ये धन चुरा ना ले लिया जाए, कोई ले ना जाए रात को, तो आप क्या करते हैं, नींद भी नहीं आती आपको। और जिसके पास में कुछ नहीं आता वह है घोड़े बेचकर सोता है। और जो भी धन है वगैरह है आपके पास में कितना है, तो आपको किसी भी प्रकार की नींद नहीं आती, आपकी चिंताएं रहती है कभी यह मेरा धन चुरा ना ले लिया जाए। तो इससे भी हमारे मानसिक रूप को कम करता है। अगर हम योगिक क्रियाएं करते रहें तो हमारे ऊपर जो भी दबाव आता है योगिक क्रियाएं करने से मन के ऊपर, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि योग शरीर को सुंदर बनाना। कि जो योग है शरीर को सुंदर बनाता है। कि योग करने से हर प्रकार की योगिक क्रियाएं हैं, आसन हैं, उसके द्वारा हम एक अच्छा सुडौल शरीर बना सकते हैं। हट्टा कट्टा फिटनेस, जो हमारी फिजिकल फिटनेस है, उसको परिपूर्ण अच्छे तौर पर बना सकते हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुंदर शरीर चाहता है, क्योंकि शरीर को सुंदरता की प्रत्येक समाज में प्रशंसा की जाती है। आजकल मोटापे की समस्या एक आम बात हो चुकी है, परंतु व्यक्ति दुबला पतला होना चाहता है, क्योंकि कोई भी समाज मोटे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अनेक योगासन नियमित रूप से किए जा सकते हैं। चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मयूरासन किया जा सकता है। यौगिक व्यायाम द्वारा चेहरा सुंदर, ललायन युक्त या कांतिमय हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप चेहरे पर प्रयोग की जाने वाली क्रीमों की आवश्यकता ही नहीं होती। आज का व्यक्ति क्या है, लोगों को नहीं अपनाता और वह हर प्रकार की क्रीम वगैरह या कुछ और जो भी चौंचले जो होते हैं वो उनका प्रयोग करता है, और वह एक हर व्यक्ति से सुंदर दिखना चाहता है। तो हमारा जो योगिक क्रियाएं हैं उसको करने से हमें किसी भी प्रकार की कोई फेयर एंड लवली वगैरह है या कोई और है, इनका यूज नहीं करना पड़ता। अगर आप नियमित योग वगैरह करोगे तो आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट मानोगे और अपना शरीर सुंदर बना सकते हो। उसके बाद में आता है शरीर के आसन को ठीक करना। कि योग करने से कई बार क्या होता है, जो भी हमारा आसन है शरीर का ठीक आसन होता है, मतलब कि हमारा चलने का आसन किस प्रकार का है, कि हमारा बैठने का आसन किस प्रकार का, उठने का आसन किस प्रकार का है, और लेटने का आसन किस प्रकार का, इन सभी के आसनों को ठीक करना योग का महत्व है। कि योग के द्वारा हम अच्छा, अगर हमारे पांव आपस में टकराने लग रहे हैं, चलते वक्त अगर टकराते हैं या पांव इधर उधर टिकते हैं, तो हम एक आसन के द्वारा, जो आसन योगी क्रियाएं होती है उनके द्वारा हम अपना चलने का आसन ठीक कर सकते हैं, बैठने का आसन ठीक कर सकते हैं। कई योगी क्या होता है, आगे की तरफ ऐसे झुक कर चलते हैं, कई पीछे की तरफ ऐसे झुक कर चलते हैं। तो योग करने से ये भी आसन हमारे अच्छे प्रकार से ठीक हो जाते हैं। कि
उसके बाद में आता है लचक में वृद्धि करना। लास्ट 6 पॉइंट है हमारा, योगासन करने से हमारी लचक फ्लेक्सिबिलिटी है वह अपने आप, आपको भी पता है अगर कोई योग की क्रिया करोगे आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। कि लचक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इससे शरीर की गतिविधियां कुशल तथा गरिमा युक्त हो जाती है। लचक बढ़ने से खेलों में चोटें भी बचाव हो सकती है, कि खेलों में कम चोट लग सकती है। विभिन्न योगासन जैसे चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन आदि शरीर की लचक बढ़ाने में सहायक होते हैं। इन आसनों को करने से हमारी मांसपेशियों में भी लचकता पैदा होती है, कि हम हर प्रकार का, जैसे जिस प्रकार जिम्नास्टिक वगैरह के आपको प्लेयर्स वगैरह देखे होंगे कि उनके शरीर के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने शरीर को पूरा रबड़ की तरह मोड़ देते हैं, कि वो एक जिम्नास्टिक के खिलाड़ी होते हैं जो अपने शरीर को पूरा मोड़ देते हैं। आसन करने से आप भी अपने शरीर को ऐसे ही कर सकते हैं कि डेली आप योगासन वगैरह करें, आसन वगैरह करें। उसके बाद में आता है कि मोटापा कम करना। जो भी योगासन है, किसी भी प्रकार का योगासन है, वो सभी के सभी हमारा मोटापा कम करते हैं। कोई भी आसन है, कोई व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं अगर मोटा है तो वह पतला होना चाहता है, कोई बिल्कुल पतला व्यक्ति है तो वह सोचता है मैं कोई योगासन वगैरह करके अपना हट्टा कट्टा शरीर बनाना चाहता हूँ ताकि मैं एक फिट शरीर दिखा सकूं। कि मोटापा एक विश्वव्यापी समस्या है। स्थूल व्यक्ति प्राय विभिन्न रोगों के शिकार होते हैं। यौगिक व्यायाम मोटापे को कम करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए प्राणायाम व योगासन, विशेष रूप से ध्यानात्मक आसन है जो मोटापे को कम करते हैं। मोटापा तनाव व दबाव के कारण भी हो सकता है, इसीलिए ध्यानात्मक आसनों के माध्यम से मानसिक तनाव को कम करना ये मोटापे का आसन कम कहलाता है। उसके बाद में स्वास्थ्य में सुधार करता है, कि योग हमारे स्वास्थ्य के अंदर भी सुधार करता है, कि योग के द्वारा हम अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक था कि योग क्या है, अब शुरू हुआ कि योग का हमारे जीवन काल में क्या महत्व है और इसका क्या अर्थ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि योग का अर्थ व इसका परिभाषाएं, इसका जो महत्व है वह हमारे जीवन में, कि योग का क्या महत्व है, योग हमारे लिए क्यों जरूरी है। धन्यवाद।